The politics of Western Uttar Pradesh is being shaken by the emergence of a new phenomena, an angry young voice that claims to represent the aspirations of the young Dalit population of the country. The journey for this angry young voice starts here at the Thakur Chhajju Singh Pundhir AHP Inter College in Saharanpur. Our guest this week on Jab We Met is the founder of the Bhim Army, Chandrasekhar Azad Rawat. शेखर, वेलकम टू जब वी मेट। थैंक यू। आज़ाद, सबसे पहले ये बताएं कि इस इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला शेखर चंद्रशेखर आज़ाद रावण कैसे बना? देखिए, मेरी प्राइमरी एजुकेशन सारी यही की, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। जिस तरह की चीज़ें हम लोगों ने फेस की, पानी पीने को लेके और क्लास में बैठने से लेके जिस तरह की असमानताएं जो हमने सुना था कि टीवी में या कहीं किताबों में, तो महसूस किया यहाँ। किस तरह के भेदभाव का आपको सामना करना पड़ता था? देखिए, ये सामने एक लड़का है, तो यहाँ पहले स्वर्ण लोग पानी पीते थे, उसके बाद दलित जो बच्चे हैं वो लाइन में खड़े रहते थे, जब वो लोग पानी पी लेते तब हमें पानी पीने का मौका मिलता। ये आज़ाद भारत की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि जो लोग आपको इंडिया टुडे पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, उनको कईयों को ऐसा महसूस उन्होंने कभी नहीं किया होगा, उनको लगा भी नहीं होगा कि आज के हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है कि आपको पानी बाद में पीने को बोला जाए। यहाँ आज भी कासगंज में बारात ना निकालने दी जाती हो, मूछे ना रखने पे लोगों को मार दिया जाता हो, घोड़ी चढ़ने के लिए परमिशन ली जानी पड़ती है, पुलिस की संगीनों के साए में बारात निकलती हो। आज़ाद भारत में ये रोज होता है, जहाँ न्याय के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। ये वो क्लास है जहाँ मैं आगे आके बैठ जाता हूँ, तो कोई बच्चा आगे बाद में कहता है कि आप यहाँ से पीछे जाके बैठो क्योंकि आगे हम बैठेंगे, क्योंकि ये स्कूल जो है हमारे द्वारा बनाया गया, हमारे लोगों द्वारा संचालित है। आपने बाहर बोर्ड भी पढ़ा होगा, ठाकुर छज्जू सिंह पुंडी। उनको लगता था कि दलित जो हैं, जैसे बाबा साहब पीछे बैठा करते, दलित भी पीछे बैठेंगे, तो वो इसलिए आगे बैठा करते थे। और वो हमसे कहा करते, सीटें साफ कीजिए, आप हमारी सीट साफ कीजिए, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो मारपीट करेंगे। कई बार ऐसा होता था कि कुछ टीचर भी जो है पार्शलिटी करते थे, अगर किसी की पिटाई की शिकायत करने पे तो बोले कौन सा बड़ा काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। कि जब हमारे एक बच्चे का हाथ टूट गया, सर फूट गया, तो ये शिकायतें पुलिस स्टेशन चली गई, कमेटियाँ बनी। कमेटियाँ बनने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि हमें लगा कि कमज़ोर आदमी का कोई साथी नहीं होता, ना पुलिस ना कोई अन्य व्यक्ति, तो फिर हमें भीम आर्मी का निर्माण इसी कॉलेज की लड़ाई से करना पड़ा। आपके फादर भी अध्यापक थे, वो भी टीचर थे? वो अध्यापक थे। उनको भी शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा? लंबा समय मेरे फादर के साथ मेरा गुजरा। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो अक्सर मैं उन्हें कहता था, वो बार बार जो है इस तरह की चीज़ें मेरे सामने रखते थे कि भैया हम चमार हैं तो हमें पानी पीने के लिए लोगों से पूछना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो पहली बार किसी गांव में पढ़ाने गए, स्वर्ण जाति के गांव में, तो वहाँ लोगों ने कहा कि मास्टर जी गिलास कहाँ है आपका, अपना गिलास नहीं लेके आए क्या, और आपको गिलास अलग रखा जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि आज भी आज़ाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी ऐसा मानता है लागू है पूर्ण रूप से, और ये देश के लिए अच्छा नहीं। तो आपने भीम आर्मी की स्थापना करने का फैसला कब, कैसे और क्यों लिया? इसी कॉलेज के उत्पीड़न के बाद, जब हमने देखा कि बहुत सारी शिकायतें करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है, तो हम DIOS दफ्तर गए, यहाँ के लोकल नेताओं से बात की, ज़िले के नेताओं से बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, और उल्टा हमें ही पीटने की, मारने की तैयारियाँ विपक्षी लोगों द्वारा कर ली गई। तो तब मुझे अंत में भीम आर्मी का निर्माण करना पड़ा, और एक बड़ा संगठन हम लोगों ने बनाया यहाँ के शेड्यूल कास्ट के सभी बच्चों को करके। और ये समस्या शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ नहीं थी, ये मुस्लिम और OBC बच्चों के साथ भी थी। तो उन सबको एकजुट करके मैंने एक नाम दिया आर्मी का, भीम आर्मी, कि जो अगर अन्याय करेगा कोई तो उसको जवाब देने के लिए हम लोगों ने भीम आर्मी का निर्माण किया। शेखर, अब तक पब्लिक परसेप्शन में जी दलितों की जो छवि थी, जी, पिछड़े, एक्सप्लॉयटेड, लोग उनका शोषण करते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते, उस तरह की एक जनरल इमेज थी। अच्छा। आप उस इमेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। चश्मा, आपकी मोटरसाइकिल, आपके बाल, जेल, आपकी मूछ, क्या ये एक डिलिबरेट कोशिश है? ये आपकी मशहूर एनफील्ड मोटरसाइकिल? भारत संविधान से चलता है, और जो अधिकार मुझे प्राप्त हैं तो मैं उनका प्रयोग कर रहा हूँ, और इससे अगर किसी को तकलीफ होती तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे अपनी मोटरसाइकिल तो दिखाओ। यहाँ पे लिखा है आर्मी, ये है आज़ाद, और यहाँ पे बुलेट्स, हाँ, और आपकी जो कीचेन है उसमें भी बंदूक है। हाँ, मतलब टशन पूरा है साहब का। श्री राम ने कहा कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। हाँ। अगर इस देश के संविधान पे आँच आती है तो हो सकता है इसकी जरूरत भी पड़ जाएगी, बुलेट की भी। हाँ, क्योंकि वो तो नक्सली ऐसी बात करते हैं। जब संविधान नहीं रहेगा तो फिर
जो कार्मिक असमानता है वो चरम पे चली जाएगी। नहीं, पर नक्सलियों वाली बात तो नहीं करनी चाहिए ना। इसको बुलेट मत मानिएगा, ये वोट वाली बुलेट, ये चलने वाली है 2019 में। ये भी बुलेट है और ये भी बुलेट है, लेकिन मैं जिस बुलेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी फौजी। हाँ फौजी, क्योंकि आर्मी जो है परमानेंट तैयार रहती है 24 घंटे। तो कितनी बड़ी है आपकी आर्मी? अब मेरे हिसाब से जितनी देश की आर्मी है उसके लगभग बराबर की आर्मी है। 26 प्रदेशों में काम कर रही है भीम आर्मी, तो जितनी देश के लिए जरूरत है आर्मी की उतनी बड़ी आर्मी। देश का कानून कहता है हेलमेट पहननी चाहिए, आप नहीं पहन रहे हेलमेट। आपने पहना तो है। अरे आपको भी फॉलो करना चाहिए रूल। मैं बड़े आराम से गाड़ी चलाऊंगा। गांव में जो है हेलमेट प्रतिबंधित नहीं है। ये आप अपनी मूंछ पे भी काफी मेहनत करते हो। हाँ हाँ, मूछे सम्मान की निशानी है, ऊंची रहना चाहती है। इनसे लोगों को तकलीफ होती है और मुझे वो काम बहुत अच्छा लगता है जिससे लोगों को तकलीफ होती है। पर जो पिछले जनरेशन के दलित लीडर्स थे वो टशन में इतना नहीं थे। आपकी भाषा में टशन है, मेरी भाषा में गौरव है। गौरव किस चीज का गौरव? क्योंकि ऐसा हम लोग इस कहेंगे कि ये झूठा घमंड है आजाद का। कि लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लोगों को कहना नहीं है। मेरे लोगों को पता होना चाहिए कि अब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए भीम आर्मी है, तो कोई उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता है। जय भीम। तो ये बताओ आजाद, आपका बहन जी मायावती से रिश्ता इतना खराब क्यों है? देखिए, मेरे किसी से रिश्ते खराब नहीं है, लेकिन मैं गुलामी नहीं चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज के लिए हक अधिकार चाहता हूँ, उनके लिए व्यवस्था चाहता हूँ। वो सर्वजन के लिए लड़ना चाहती है, मैं सर्वजन के लिए नहीं लड़ना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक हमारे अधिकारों को छीन के रखा, आज मैं उनकी तरफ से काम नहीं करूँगा। मैं उन लोगों के लिए काम करूँगा जिनको सताया गया, जिनकी इतनी आबादी होने के बाद भी आज भी उनके पास देश में वो संसाधन नहीं जिनकी जरूरत उन्हें। मायावती की पॉलिटिक्स में और आपकी पॉलिटिक्स में क्या फर्क है? मैं अभी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को जमीनी स्तर पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ देश मेरे हिसाब से 30 साल 20 साल पहले था, तो उनको शिकस्त देने के लिए हम लोग बनारस जा रहे हैं। आपने कहा मायावती सर्वजन की बात करती हैं, आप केवल दलितों की बात करते हैं। तो मेरे को तो लगता है कि मायावती की पॉलिटिक्स ही बेहतर है। मैं बहुजनों की बात करता हूँ और मेरी लड़ाई किसी सर्वजन से नहीं है, मेरी लड़ाई अधिकारों की है। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। ये इलाका है आपका, आप यहाँ रहते हैं? हाँ, ये वो क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा बचपन यही बीता। ये वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ और इस चौपाल में हम जो है भीम आर्मी की मीटिंग करते हैं। जय भीम। जय भीम। कैसे हैं आप लोग? बैठे सब लोग बैठे। तो ये है आपकी चौपाल जहाँ पे भीम आर्मी अपने फैसले सुनाती है। हाँ, फैसले भी लेती है और जो पूरे देश में होता है उस पर चर्चा भी करती है। मेरे साथ हैं पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट जो है बलबीर गढ़चा जी और गिन्नी पा जी। आप हमारा पंजाब का काम देखते हैं। कहीं ना कहीं आज़ाद लगता है आप कोशिश कर रहे हो कि जो दलित युवा हैं जी, उनको आप अपने आंदोलन से जोड़ना चाहते हो। ये वेस्टर्न यूपी का आंदोलन है या आपको लगता है कि और भी फैल रहा है? दलित पूरे देश में रहते हैं और जिस तरह से अभी मैं जेल से आने के बाद मैं 12 से 13 प्रदेश में खुद होके आया हूँ, तो ये जो समस्याएं हैं ये सभी जगह पे है। साहब काशीराम और बाबा साहब का जो सपना था प्रबुद्ध भारत का, बहुजन समाज शासक बने, तो उसके लिए हमने ये विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया जो पूरे देश में फैल रही है। आप बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हो, उसके बाद आप कांशीराम जी की बात करते हो, जी, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है। आजकल तो मायावती हैं दलितों की सबसे बड़े नेता इसलिए क्योंकि वो साहब काशीराम की मिशन मूवमेंट का भी चेहरा है और नेता बदलते रहते हैं। आज वो हैं, कोई लंबे समय तक परमानेंट नहीं, कल कोई और होगा। कल आपको लगता है आप होगे? मैं हूँगा नहीं हूँगा ये कोई बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि वो विचारधारा नहीं रुकनी चाहिए। और बाबा साहब ने मुझे बताया कि नायक पूजा जिस मिशन में स्टार्ट हो जाती है वो मिशन विनाश की तरफ चला जाता है। मायावती के यहाँ तो काफ़ी होती है, मूर्ति वूर्ति भी बड़ी लगी हुई है। देखिए, आपको लगता है वो विनाश की तरफ जा रही है? जो मूवमेंट रास्ते से भटक चुकी है उसका तो नुकसान जो है उस वर्ग को भी झेलना पड़ेगा, जिस वर्ग में जो अजीब बात है ना, आप उनके खिलाफ कुछ बोल पाते हो। जी, डरते हो आप मायावती से? नहीं, मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि वो बहुजन मूवमेंट की बहुत लंबे समय तक नेतृत्व करने वाली जो है आयरन लेडी है, तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। डरता तो मैं किसी से नहीं। फिर आप बोलते हो विनाश की तरफ जा रही हैं, फिर भी आप उनकी मुखालफत नहीं कर पाते, उनके खिलाफ नहीं बोल देखिए, पाते। मैंने क्या बताया, मैं गलत का विरोध करता हूँ। मैंने विरोध किया कि ये मूवमेंट बहुजन समाज मूवमेंट है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा।
तो अगर मैं किसी व्यक्ति के विचारधारा के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ तो समझिए उसके खिलाफ ही हूँ। कभी आपकी बातचीत हुई है मायावती जी से, मुलाकात हुई है कभी? मैंने प्रयास किया लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने सुना है काफ़ी नापसंद करती हैं आपको। तो हो सकता है मेरे काम की वजह से, और उनकी नापसंदगी का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी पहचान मेरे काम से, जिस दिन काम करना बंद कर दूंगा उस दिन मुझे समाज ही नापसंद कर देगा। हम सब लोग जो है उनको मूवमेंट लगता के है जो आप लोग दलित हैं। युवाओं को भटका रहे हो। आज आप मेरे साथ भीम आर्मी पाठशाला में चले गए, आपको पता लगेगा कि कक्षा 6 का बच्चा जिसकी उम्र 10 साल होगी, 8 साल होगी, वो भी आपको जय भीम बोलेगा, वो भी आपको बाबा साहब के बारे में बता देगा, वो भी बाबा साहब के द्वारा लिखी गई चीज़ों को का अनुसरण कर रहा होगा, उनको पढ़ रहा होगा, उस विचार की तरफ जा रहा होगा। तो ये बदलाव हो रहा है। अब ये इसको भटकना आपके शब्दों में हो सकता है या उनके शब्दों में, ये तो आप जाने। मैं समाज को वो गौरव जो खो गया उसको लौटा देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ये मेरा अहंकार लगता है, तो उनके शब्दों में अहंकार सही। तो आप बच्चों की एक नई नस्ल तैयार कर रहे हो कल के आपके लिए भीम जो पाठशाला चल रही है उसमें। हाँ, हम देखना चाहते हैं कि आपकी पाठशाला। मैं आपको भीम आर्मी पाठशाला में ले जाऊँगा और मैं आपको, आप वहाँ अपने सवाल भी रखेगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी है। जय भीम, जय भीम। तो ये गली है हमारी और यही सदगुरु रविदास जी का मंदिर है। इस मंदिर से हमने जो है बहुत सारी प्रेरणाएं ली, उनके संघर्ष को पढ़ा। अच्छा, जगह जगह आपने हाँ, बाबा साहेब की भी सेइंग्स लगा अभी मैंने जो है फेसबुक के पे लाइव आके कहा था कि हमें इस देश का शासक बनना ये सपना है। कोई भी अगर आप काम करें उसके लिए पीछे एक उद्देश्य होना जरूरी है। तो हमारे पीछे यही एक उद्देश्य है हमारे इस संघर्ष के पीछे कि हमें इस देश का शासक बनना। नहीं, पर अगर आप अकेले रहे केवल दलितों की बात करोगे तो कहाँ शासक बन जाओगे? शासक बनने के लिए तो आपको सबको साथ में लेके चलना। आपने शायद नहीं पढ़ यहाँ पाया। बार बार बोलते हो मायावती सर्वजन की बात करती है। मैं बहुजन की बात करता हूँ। इस देश का 85% वही वोटर है और वही देश में पीड़ित है। आप देखिए वो लिखा हुआ है जय बहुजन, और ये हमारी भैंस है। लोग बात करते हैं गाय की, गाय के सम्मान की, और कहते हैं कि गाय की सुरक्षा करो। तो हम यहाँ 3-3, 4-4 गायें पालते हैं घर पे। तो ये पेड़ नीम का है और ये कड़वा ऐसा ही मैं कड़वा हूँ कि मैं सच्ची बातें कहता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं हाल में हमारा जो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का ट्रैकर आता है उसमें देख रहा था कि गाय है उसको जिस तरीके से छोड़ा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि गाय के साथ ऐसा करना क्या है। तो योगी जी ने व्यवस्था की तो है कि शराब के ठेकों पे भी उन्होंने वो रखवा दिया है एक दान पात्र की 10 रुपये गाय के लिए जरूर दीजिएगा। समझ में ये नहीं आ रहा कि इंसानों की जान से ज़्यादा गाय कीमती हो गई है। शराब पी के लोग मर रहे हैं लेकिन योगी चाहते लोग शराब पिए। ये कहाँ बोला योगी ने कि शराब पियो? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमें रेवेन्यू के साथ साथ 10 रुपये अलग से भी चाहिए, तो ज़्यादा शराब पियेंगे तभी तो 10 रुपये देने के लिए वहाँ जाएंगे। अगर शराब के ठेके पे कोई नहीं जाएगा तो योगी जी को 10 रुपये कहाँ से देगा गाय के? नहीं, पर ये भी तो कहीं ना कहीं एक तनाव का मुद्दा है ना कि बहुत वक्त तक दलित समाज के लोग थे जो कि कैटल ट्रेड में अलग अलग तरीके से लगे हुए थे। टैनरीज का बिजनेस हो, ट्रेड का बिजनेस हो, और कहीं ना कहीं उससे एक क्लैश हुआ और वो क्लैश पिछले 4-5 साल में और उभर के सामने आ गया। ऐसा क्या था उसमें जिससे तकलीफ हो रही थी? दलित वर्ग के लोग क्या, वे तो गाय को पालने का काम करते हैं और उनसे दूध बेच के अपना घर का कारोबार चलाते हैं। पर काउ स्लॉटर का भी तो आरोप लगता है कि नहीं, तो ये दलितों पे कहाँ लगता है? दलित कब करते हैं काउ स्लॉटर का काम? दलित तो मरे हुए जानवर को उठा के लेके जाते हैं, जिंदा जानवर के लिए कहाँ दलितों पे आरोप लगता है? ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कार्केसेस जो कि मरे हुए जानवर हैं उनको ले जाने के काम में कैटल ट्रेड का, काउ स्लॉटर का काम भी साथ साथ चलता रहता है गैर कानूनी तरीके से। ये भी एक तरह की बुराई जो है दलितों पे थोप दी गई है। मैं तो चाहता हूँ दलित मरे हुए जानवर उठाए ही ना, योगी जी उठाएं, योगी जी के और लोग जो साथ के मिनिस्टर लोग हैं वो लोग उठाएं, उनके परिवार के लोग उठाएं। बड़े लंबे समय से बहुजन मूवमेंट के जो भी नायक रहे उन लोगों ने प्रयास किया कि जो ये गैर बराबरी इस देश में चली आ रही ये दूर हो, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी बड़ी लंबी लंबी मूंछों के द्वारा कि हमारे कितनी बड़ी करनी है आपको ये मूंछें? ये मूंछें बड़ी भी होंगी और ऊंची भी होंगी। ये टाइसन है हमारा, टाइसन, माइक टाइसन। माइक टाइसन नहीं, टाइसन ही है, सिंपल टाइसन है। तो ये हमारे घर की रखवाली करता है हमारी गैर मौजूदगी में। चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। इस कमरे से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आप व्यक्ति पूजन की बात कर सब जगह, तो आपने खुद भी अपने पोस्टर लगा रखे हैं। तो जब मैं नहीं होता तो इस फोटो को देख के घर पे माँ जो है सुकून महसूस करती है। कुछ लोग तो मुझे बहन मायावती का विरोधी बताते हैं। मेरे घर में तो जो है नायक के रूप में उनकी तस्वीर मुस्कुरा रही हैं, ऊपर बैठ के आपको देख रही हैं। हाँ, बस पता नहीं क्यों मुझसे नाराज हैं। ये मेरे फादर की तस्वीर है, वो भी मुझे रखते थे, तो उन्होंने मुझे स्वाभिमान से सम्मान से जीना सिखाया। आइए। हाल में आप बीमार थे जी। प्रियंका गांधी वाड्रा आपसे मिलने आई जी। क्या बातचीत हुई आपकी और प्रियंका की? और उन्होंने मुझसे बस मेरे हाल पूछे कि भाई कैसी तबीयत है और आपके संघर्ष में हम लोग आपके साथ हैं, इतनी बात हुई। मैंने उनसे शुक्रिया अदा किया
क्योंकि चलिए एक अछूतपन जो है कि कोई हमसे मिलने नहीं आता, कोई तो मिलने के लिए आया। अगर प्रियंका कहें आओ कांग्रेस में जुड़ जाओ फिर? तो मैं बहुजन समाज की राजनीति चाहता हूँ, तो वो मैं अपने ही दम पे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो खुद ही तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस तो पहले दलितों की ही पार्टी शुरुआत में होती थी, काफी दलित जुड़ते थे। तब तो कोई दल ही नहीं था ना। आपकी जब मुलाकात हुई प्रियंका गांधी से जी, तो रिपोर्ट्स आई कि मायावती इससे बड़ी नाराज है। नहीं, मुझसे नाराजगी ठीक है, मुझसे तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं काम करना बंद करूंगा, मेरी नाराजगी सबसे खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रियंका जी से उनकी क्यों नाराजगी, ये वो जाने। तो इस चुनाव में कुछ आपकी साठगांठ होगी कांग्रेस के साथ? साठगांठ तो मेरी बहुजनों के साथ ही होगी। बस मेरा एक उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से भाजपा को रोका जाए, क्योंकि मेरा वजूद संविधान से, तो मैं चाहता हूँ संविधान की सुरक्षा हो, राजनीति तो बाद में भी होती रहेगी। भाजपा को रोकने वाली ताकतों को हम लोग इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, और जिससे कि भाजपा के ताबूत में आखिरी कील जो 15 मार्च को हमने नारा दिया वो ठुक जाए। मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, और जिसकी वजह से बहुत सारे युवाओं ने जेल काटी है। तो बहुत सारे इस तरह के मामले हुए हैं, जिस तरह भाजपा ने हमारे लोगों पर अत्याचार उत्पीड़न किए। ये सब चीज़ें जो है आपके संज्ञान में लेके आता हूँ। This signage at the Ghadkauli village in Saharanpur is the source of much controversy because it welcomes people to the great ... a word which is barred by the constitution, and yet it's worn with a lot of pride over here. जिस तरह से आपने नोटिस बोर्ड लगाया है, ये तो लोग कहेंगे कि ये गैर संवैधानिक है। कैसे गैर संवैधानिक है? क्योंकि जैसे जो शब्द इस्तेमाल किए गए आजकल, ये आप तो जब देखेंगे शेड्यूल कास्ट की एक बहुत बड़ी जाति है जिसे चमार कहा जाता है, तो उनके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था ग्रेट चमार। मैं आपको 100 सर्टिफिकेट दिखा दूंगा ऐसे। फिर तो बैन हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बैन ही कर दिया। गवर्नमेंट तो बना के दे रही है, हमारे डीएम आईएएस अधिकारी जो हैं वो बना के देते हैं हमें सर्टिफिकेट। सरकार चाह रही है कि कास्ट को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए। सरकार ने फैसला कब लिया है दलितों के ऊपर? जब यहाँ पे ये बोर्ड लगा तो काफी बवाल कटा यहाँ पे। जब ये बोर्ड लगा तो कुछ लोगों को नहीं भाया, और जब ये नहीं भाया तो उन्होंने सिर्फ इस पर कालिक पोत दी। तो यहाँ के लोगों ने इसको फिर साफ किया, तो जब इसे साफ किया तो बाबा साहब की मूर्ति पे कालिक पोत दी। तो फिर मुझे बुलाया गया, तो मुझे कहा गया कि ये बोर्ड हटवा दो। तो हमने कहा क्यों? तो बोले इस पर ये संविधान लिखा है, जब अपनी गाड़ी पे लोग लिख सकते हैं जय राजपूताना या कुछ अन्य बातें, ब्राह्मण और ये सब चीज़ें, तो क्या हम अपने घरों पे और अपनी गाड़ियों पे चमार नहीं लिख सकते जब हम चमार कुल में पैदा हुए? नहीं, पर पूरी कोशिश है ना कि इसको पीछे छोड़कर, खासतौर से जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको उबारने की कोशिश की जाए, ताकि इसी पूरी चीज़ से तो निकालने की कोशिश हटा देना चाहिए ना, जाति व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। जब कोई चमार रहेगा तो लिखेगा कैसे? सरनेम खत्म कर देना चाहिए ना। जब इस देश में बार लिखने से तो कोई ब्राह्मण नहीं बचेगा, पता ही नहीं लगेगा ना। चेहरे से थोड़ा पता लगता है कौन चमार है, कौन वाल्मीकि है, कौन जाट है, कौन गुजर, कैसे पता लगेगा? मुस्लिम का भी पता लगेगा। आप जाति का टैग अगर हट बार याद दिला के क्या हो जाएगा? तो याद दिलाने का, क्योंकि जब तक इस देश में कास्टिज्म है तो जाति है। और मैं अपने लोगों ने, हमारे लोगों ने साबित कर दिया कि हम द ग्रेट चमार लिख के साबित कर दिया कि हम अछूत नहीं है। चमार जाति गौरवशाली इतिहास है, सदगुरु रविदास जी महाराज हमारे रहबर हैं, तो हम इस पर गर्व करते हैं, हमें घमंड है कि हम चमार कुल में पैदा हुए। आज़ाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस वक्त एक बड़ा आंदोलन शुरू किया हुआ है देश भर के तमाम गाँवों में कि एक गाँव में एक कुआं होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए, और सभी लोगों को एक ही जगह पे रहना चाहिए। इसी से भेदभाव उन्हें लगता है कि खत्म होगा। आरएसएस अगर ये करना चाहती तो इस देश में जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए कभी कुछ क्यों नहीं करती? उनकी तो उनके द्वारा चलाई गई सरकार है। अब जब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है संघ प्रमुख के सामने जाकर अपना ब्यौरा दे के आता है, उनके मिनिस्टर जाते हैं कि हमने क्या किया है इस साल में। नहीं, पर ये आंदोलन तो चल ही रहा है, लाखों गाँव में चल रहा है, क्यों नहीं सफल हो पाया? और जब इस देश में मुसलमानों के दलितों का झगड़ा होता है तब तो आरएसएस और उनके सब लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब सू कॉल्ड अपर कास्ट के लोग और ओबीसी समाज के लोगों के साथ दलितों का झगड़ा, तब तो कभी आरएसएस के लोग नहीं आते। इस गांव के स्वर्ण समाज के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति काली कर दी इस गांव के ठाकुरों के द्वारा। ये न्याय कौन सा न्याय है? बाबा साहब हमारे रहबर है, उनकी मूर्ति काली कर दी जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे ये बराबरी की बात है। बाबा साहब ने संविधान सबके लिए लिखा, और इसकी जब इनकी मूर्ति काली हुई, जब हमारे लोगों ने विरोध किया तो हमारी लड़कियों तक पीटा गया। यहाँ यही पुलिस ने लाठीचार्ज किया, यहाँ से कूद के हमारे लोगों को जान बचानी पड़ी। तो जिस तरह का अत्याचार भाजपा सरकार में हमारे ऊपर हुआ है वो भूलने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि दो चीजें हो रही हैं इस बार चुनाव में। बीजेपी आरएसएस कोशिश कर रही है कि सारे हिंदू समाज को एक करना है, जाति के ऊपर जाते हुए, और आप जैसे पॉलिटिशियंस हैं जो बार बार हर चीज़ पे लोगों को अपनी जात याद दिलाते हैं कि मैं दलित हूँ, मैं जातव हूँ। तो ये बड़ा क्लैश हो रहा है कि क्या हिंदू समाज एक है जाति के ऊपर, या बार बार 21वीं सदी के भारत में भी जब अधिकारों की बात आती है तब तो हम दलित हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं। जब यहाँ इस देश में वोट की बात आती है तो हम हिंदू हो जाते हैं। ये राजनीति तो भाजपा के लोग कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें दिखावे के लिए है।
वो दोबारा से हमें छलना चाहते हैं तो हिंदू का टैग लगा रहे हैं, मगर इस बार हम उनके छलावे में नहीं आने वाले। आपने अनाउंस किया है कि इस चुनाव में अब वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगे। बिल्कुल। वाराणसी में प्रधानमंत्री की स्थिति काफी मजबूत है, उनसे पंगा लेके क्या होगा? आप तो पहली इनिंग्स में ही हार जाएंगे, पिट जाएंगे। मेरी लड़ाई हार जीत की नहीं है। आज मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे वहाँ चुनाव लड़ने से सियासत में संघ का जो वजीर है, वजीर आजम, वो खतरे में। और जैसे मैंने आप बताया, लोग कह रहे हैं कि बहुत कमज़ोर हैं आप, तो मैं बता देना चाहूँ मैं सिपाही हूँ, और शतरंज में एक सिपाही भी जो है वो वजीर को मात देता है, सिर्फ मौका लगे की देर है। पिछले बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को भी लगा था कि वो वाराणसी से लड़के नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे, टूट गया उनका अहंकार। देखिए, मैं अहंकार से नहीं लड़ रहा हूँ। मोदी ने जो किया है इस देश में, हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, उससे पूरा देश पीड़ित है। कड़वे शब्दों में तो जिस तरह का भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ने की बात कही थी, रोजगार देने की बात की थी, तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं बेरोजगार हो गए उनकी सरकार में। तो पूरे देश का यूथ परेशान है। BHU में लाठीचार्ज हुई थी, वो आज भी नहीं भूले वहाँ की बहनें। अगर आप बिजनौर से लड़ते, नगीना से लड़ते, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, आपको नहीं लगता कि कहीं चांस था जीतने का? ठीक है, आप लोग लड़ना और चुनाव जीतना है उद्देश्य होता तो मैं सुरक्षित सीट कोई भी चूज कर लेता। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो इस देश में बहुजन विरोधी है उसको ये बता दूं कि कोई है जो अब उनकी जो ये धर्म की राजनीति उसको चलने नहीं देगा। आप लोग ठीक है? तो ये धर्म की राजनीति अब खत्म होने वाली है। जो ये हिंदू के नाम पे ये राजनीति करके जो है हमारी वोट ले लेते हैं और बाद में फिर यही हमें 5 साल पीटते हैं, अब हमने ये बंद कर दिया। जो गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज का, आपको लगता है ये टक्कर दे पाएगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को? बड़े पैमाने पे दे पाएगा। भाजपा को बड़ा नुकसान जो है वो यूपी में होने वाला है। ये तो ये बताएं आजाद कि ये भीम आर्मी की पाठशाला आप लोग कितनी चलाते हो? ये सभी गांव में चलती है। प्रत्येक गांव में जहाँ भीम आर्मी की शाखा है वहाँ पे पाठशाला। तो मतलब जैसे RSS की शाखा होती है वैसे आपकी भी शाखा होती है? हमारी शाखा पढ़ाने के लिए, लड़ाने के लिए नहीं। कि हम यहाँ सिलेबस के साथ बहुजन महापुरुषों का इतिहास भी पढ़ाते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपकी क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है? रिया, खड़ी हो जाओ। शायद जो एक नौजवान में 20 से 25 साल के नौजवान में देखने को मिलेगा, आपको भीम आर्मी पाठशाला की रिया में देखने को मिलेगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो भीम आर्मी पाठशाला का? तो आप बहुजन समाज के बारे में क्या जानती हैं? मैं बहुजन समाज के बारे में जानती हूँ कि हमारा समाज बहुत ही पीछे है। जो हमारे समाज के लोग एक साथ नहीं है, अलग अलग हैं। हमारी भीम आर्मी पाठशाला ये कहती है कि हमें साथ रहना चाहिए। ये बताओ कि आपके हिसाब से बहुजन समाज के सबसे बड़े प्रतीक, सबसे बड़े चिन्ह कौन है? चंद्रशेखर भाई। नहीं, वो तो आप ये सामने खड़े इसलिए बोल रहे हैं। किसकी वजह से हम लोग का वजूद है? बाबा साहब की वजह से। बाबा साहेब के बारे में आप क्या जानती हो? बाबा साहब ने हमें सभी अधिकार दिए हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो हम पढ़ते कैसे, हम पानी कैसे पीते? इस देश का संविधान किसने लिखा? बाबा साहब ने। संविधान बराबरी का अधिकार देता है ना? हाँ। क्या हम भीम आर्मी के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे? हाँ। तो आने वाला कल जो है वो सुनहरा होगा, क्योंकि हम उसकी तैयारी कर चुके हैं। कितने स्कूल चलते हैं आपके ऐसे? 1300 के लगभग गाँव है, जहाँ तक टीम बन चुकी है। सभी गाँव में जो है 700-800 गाँव में जो है भीम आर्मी पाठशाला। तो ये स्कूल के बाद का स्कूल है? स्कूल के बाद का स्कूल। तो इस स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? जो सरकारी स्कूल में वहाँ की शिक्षा बहुत ही कंडम हो चुकी है। वहाँ पर बच्चों को अपना नाम तक के याद नहीं होता। तो हम यहाँ पर वही शिक्षा लागू कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल में दी जाती है। आप लोग पैसे लेते हो नहीं लेते हो? नो। और ये हमारी भीम आर्मी पाठशाला के टीचर। क्या पढ़ाते हैं आप इनको? मैं ना साइंस भी पढ़ाता हूँ और जीके भी। कितने घंटे चलती है क्लास? 4 से 6 बजे तक। तो इधर आओ हमारे पास। क्या नाम है आपका? इंट्रोडक्शन दे दो अपना। My name is Karina. My father name is Rajat. My mother name is Mrs. Surupi. I live in first class, post Devon Dikti Sampur. क्या बात, वाह वाह। उद्देश्य हमारा एक है कि बाबा साहब ने हमें शिक्षा एक ऐसा हथियार दिया जिससे हम लोग जो हैं इस देश में गैर बराबरी खत्म कर सकते हैं और इस देश के विकास की जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ सकते हैं। ये भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अब तो लुटेरे ने लूट लिया है। तो सबसे बड़ा ठग तो अभी दिल्ली की गद्दी बैठा हुआ है, तो उसे हटाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आपको अपने ऊपर केस करवाने का बड़ा शौक है, मैं देखता हूँ। हाँ, बहुत शौक है। कितने केस हैं अब तक आपके ऊपर? 57। 57 केस हैं आपके ऊपर। अब जब अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुझे शौक है और इसी शौक में जो है अक्सर प्रशासन मेरे ऊपर मेहरबानी से मुकदमे लगा देता है।
सबसे खतरनाक वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का था। हाँ, 1.5 उससे साल को- करीब आप जेल में। मैंने कहा था उससे भी कोई खतरनाक हो वो लगा दो। चमार डरते वरते नहीं है। तो आज़ाद दिन भर पॉलिटिक्स ही करते हो कि कुछ खेलने कूदने का भी शौक है? नहीं, मैं पॉलिटिक्स भी करता हूँ, सोशल मूवमेंट भी करता हूँ और क्रिकेट भी खेलता हूँ कभी कभी। बैटिंग तगड़ी है कि बॉलिंग तगड़ी है? नहीं, बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ। हो जाए दो हाथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आओ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बॉलिंग करें। तो मैं देखता हूँ कि पॉलिटिक्स भी अग्रेसिव करते हो, बैटिंग भी आपको थोड़ी अग्रेसिव करने का मैं शौक है। अपनी टीम का ओपनर बल्लेबाज था कौन सी टीम के? सहारनपुर में, लेकिन अभी भी जो है वो हथियार चलाना छोड़े, भूले थोड़ा ही है। आपको लग रहा है कि दलित लड़कों को मौका मिल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम वगैरह में आने का, आईपीएल में नाम बनाने का? जब भीम आर्मी मजबूत होगी, चंद्रशेखर एक अच्छी कुर्सी बैठा होगा तो फिर अपने लोगों को मौका देंगे। चलिए, आप दिन भर रहे हमारे साथ, आपने अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बताया, क्रिकेट के कुछ शॉट्स भी दिखाए। चंद्रशेखर आज़ाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग Always अस welcome. ऑन जब वी मेट। थैंक यू।